नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल माई स्टडी क्लास में। जैसा साथियों हम छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचारक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और इसमें हम आप लोगों के लिए सामान्य विज्ञान से जो है प्रश्न ला रहे हैं, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहता है और ये इसका जो है दूसरा पार्ट है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए साथियों, बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। चलिए आज के हम प्रश्नों को देखते हैं। अगर आप जो है इससे पहले वाला वीडियो देखना चाहते हो तो आप हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहां से आपको पिछले वीडियो का लिंक मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें साथियों। तो आज का पहला प्रश्न है, प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा साथियों और चारों ऑप्शन आप अच्छे से देखिएगा। पहला प्रश्न है, आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ पे पूछा जा रहा है आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस है जो वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन 3, पित्त रस अग्नाशयी रस। ये जो है वसा के पाचन में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए इससे संबंध में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर क्या है, पित्त रस अग्नाशयी रस। तो इसके बारे में डिटेल देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हो, अंगों द्वारा जो है स्रावित पित्त रस अग्नाशयी रस वसा के जो है पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इनमें से जो पित्त रस होता है वो यकृत द्वारा जो है स्रावित होता है। पित्त रस जो है यकृत द्वारा निकलता है, यहाँ पे यकृत से स्रावित होता है और इसमें किसी भी प्रकार के एंजाइम नहीं होते हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए इनको अच्छे से देखिए। पित्त रस भोजन को क्षारी बनाने और वसा के अणुओं को तोड़ने में सहायता करता है। ये पित्त रस की भूमिका है। पित्त रस जो भोजन को क्षारी बनाने और वसा के अणुओं को तोड़ने में सहायता करता है और इसमें बताया गया कि इसमें किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता है। इसके बाद है अग्नाशयी रस। अग्नाशयी रस जो है अग्नाशय द्वारा जो है स्रावित होता है और इसमें जो है क्या क्या मिलता है, इसमें एमाइलेज, ट्रिप्सिन, अग्नाशयी लाइपेज, न्यूक्लिएज, एमाइलेज और लाइपेज जैसे एंजाइम इसमें पाए जाते हैं। किसमें, अग्नाशयी रस में। पित्त रस में एंजाइम नहीं पाए जाते, जबकि अग्नाशयी रस में इतने प्रकार के जो है एंजाइम पाए जाते हैं। अगला है, अग्नाशयी रस का जो है स्राव हार्मोन स्रावी और कोलेसिस्टिकिनोन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अग्नाशयी रस का जो स्राव होता है उसको जो है कोलेसिस्टोकिनिन द्वारा नियंत्रित किया जाता है, इनके स्राव को। अगला देखते हैं, यहाँ पे लाइपेज जो है वसा का पाचक एंजाइम है। यहाँ पे लाइपेज एंजाइम जो है वो है वसा का पाचक एंजाइम है और टाइलिन जो है लार का पाचक एंजाइम है। इसके बाद है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के पाचन में सहायता करने के लिए मानव आमाशय में स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl जो हमारे आमाशय में जो है भोजन के पाचन के लिए जो है यहाँ पे शामिल होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस जलीय जंतु में गलफड़े नहीं होते हैं। इन चारों में से पहचाने किस में जो है किस जलीय जंतु में गलफड़े नहीं होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 4, व्हेल। व्हेल में जो है गलफड़े नहीं होते, क्योंकि व्हेल को स्तनधारी माना जाता है और वह भी जो है नाक से श्वास लेते हैं। ठीक है, बाकी जलीय जंतु जैसे मछली देख सकते हो उसमें गलफड़े पाए जाते हैं और ये व्हेल जो है स्तनधारी माना जाता है और ये नाक से श्वास लेते हैं जब ये पानी से बाहर आते हैं। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। यहाँ पे गलफड़ा एक श्वसन अंग है जो अधिकांश जलीय जीवों में पाया जाता है। जैसे मनुष्य में नाक पाया जाता है, श्वसन अंग फेफड़ा, तो वैसे ही गलफड़ा पाया जाता है जलीय जीवों में। गलफड़े पानी से घुलित ऑक्सीजन को निकाल सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित कर सकते हैं। ये गलफड़े का मेन काम है, देख सकते हो। पानी से घुलित ऑक्सीजन को जो है वो अलग कर सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित कर सकते हैं। ऑक्टोपस, स्क्विड, क्लाउन फिश, टेडपोल, झींगा आदि में गलफड़े पाए जा सकते हैं। व्हेल में जो है श्वसन अंग फेफड़े होते हैं, क्योंकि व्हेल को स्तनधारी माना जाता है और इसमें जो है मनुष्य की तरह श्वसन अंग फेफड़ा होता है।
यहाँ पे देख सकते हैं विभिन्न पशुओं के जो है श्वसन अंग यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें से जो है एक तरफ पशु है एक तरफ श्वसन अंग है केंचुआ। केंचुआ में जो श्वसन अंग होता है वो है त्वचा। इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे गए थे पिछले वीडियो में। तो केंचुआ का जो है श्वसन अंग क्या होता है? त्वचा। व्हेल का जो है श्वसन अंग होता है वो है फेफड़ा। मकड़ी, स्कॉर्पियन मकड़ी या बिच्छू, इनका जो है श्वसन अंग क्या होता है? फुफ्फुस। कॉकरोच, इनका जो श्वसन अंग है वो है श्वास नली। टेटपोल, मछली, झींगा, इनके श्वसन अंग क्या है? गलफड़े। मेढक, मेढक के जो श्वसन अंग है, मेढक जो है त्वचा से, फेफड़े से और मुख गुहा से, इनसे जो है मेढक श्वास लेता है। जब वो पानी के अंदर रहता है तो देख सकते हो यहाँ पे त्वचा से श्वास लेता है, फिर वो पानी के बाहर तो फेफड़े से श्वास, तो इस तरह से। इसके बाद है उभयचर, स्तनधारी और पक्षी, ये सभी जो है फेफड़े से श्वास लेते हैं। उभयचर, स्तनधारी और पक्षी, ठीक है साथियों, इस प्रकार के जो जीव जंतु वह फेफड़े से श्वास लेते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में समानता दिखाता है? तो इनमें से कौन सा अंग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में समानता दिखाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों में, दोनों जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है समानता दिखाता है। ये दोनों अंग है जो है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में समानता दिखाते हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों एक जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका के समान हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं एकल कोशिका वाले सूक्ष्म जीव हैं जिन्हें पृथ्वी पर सबसे पहले जाना जाता है। प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया और आर्किया शामिल है। ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के एग्जाम्पल हैं। और एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक झिल्ली होती है और इसलिए सभी प्रतिक्रियाएं साइटोप्लाज्म के भीतर होती है। वे मुक्त जीवित या परजीवी हो सकते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों एक प्रोकैरियोटिक कोशिका के समान हैं। अब यहाँ पे कुछ गुणों के आधार पर हम देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इनमें क्या चीज़ जो है यहाँ पे समान होता है। ठीक है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे गुण एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित, माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित और क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित, तो ये सभी में समान है। इसलिए जो है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को क्या कहा जाता है? ये प्रोकैरियोटिक कोशिका के समान है। राइबोसोम, इसमें भी 70S, इसमें भी 70S, इसमें भी 70S, तो इस प्रकार से समान है। प्रतिकृति में यहाँ भी बाइनरी विखंडन, यहाँ भी बाइनरी विखंडन और यहाँ भी बाइनरी विखंडन, तो इस प्रकार से सभी में आप देख सकते हो यहाँ पे समान है, लगभग समान है। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट प्रोकैरियोटिक कोशिका के समान है। आकार में देख सकते हो तो 1 से 10 माइक्रोमीटर, यहाँ भी 1 से 10 माइक्रोमीटर, 1 से 10 माइक्रोमीटर। पृथ्वी पर उपस्थित, तो ये भी जो है 1.5 अरब साल पहले, ये भी 1.5 अरब साल पहले, ये भी 1.5 अरब साल पहले। इसके बाद देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन परिवहन प्रणाली, तो कोशिका के प्लाज्मा झिल्ली में पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया के प्लाज्मा झिल्ली में पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट के भी यहाँ पे प्लाज्मा झिल्ली में ही पाया जाता है। तो इस प्रकार से इन गुणों के कारण जो है इन गुणों में समान है, इन गुणों में जो है ये दोनों प्रोकैरियोटिक कोशिका के समान है, इसलिए इनको जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका के समान कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? चारों ऑप्शन देखना है, इनमें से सबसे बड़ी कोशिका जो है किसकी होती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, शुतुरमुर्ग का अंडा ये सबसे बड़ी कोशिका है। अगला प्रश्न है, कौन सा कोशिकांग आत्मघाती थैला कहलाता है? इनमें से कौन सा कोशिकांग आत्मघाती, जिसको आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, कौन सी कोशिका को जो है यहाँ पे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, लाइसोसोम। अगला प्रश्न है, पृथ्वी किसकी परिक्रमा करती है? तो पृथ्वी इनमें से किसकी परिक्रमा करती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सूर्य की। पृथ्वी जो है परिक्रमा करती है किसकी? सूर्य की। सूर्य क्योंकि एक जगह में है और पृथ्वी जो है इस तरह से सूर्य के चारों ओर घूमते रहती है, तो एक साल में वो चक्कर यानी कि 365 दिन में चक्कर पूरा होता है इस तरह से।
इस तरह से जो है पृथ्वी और अन्य सभी ग्रह किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, पृथ्वी के साथ साथ अन्य सभी ग्रह। ठीक है, तो पृथ्वी का जो है एक परिक्रमण काल यानी कि एक परिक्रमण काल यानी कि एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है पृथ्वी को, सूर्य के चारों ओर समय लगता है, उसको एक परिक्रमण काल कहते हैं। ये 365 दिन में पूरा होता है, जिसको एक साल भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल का सदस्य नहीं है? इनमें से कौन है जो है सौर मंडल का सदस्य नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, नक्षत्र। ये जो है सौर मंडल का सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर क्या नहीं होता? तो अभी तक जो है चंद्रमा पर क्या नहीं है? ठीक है साथियों, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, क और ख दोनों, यानी कि चंद्रमा पर अभी तक जो है वायुमंडल और जल नहीं है। अभी तक इसकी खोज की पुष्टि नहीं की गई है, यानी कि चंद्रमा पर वायुमंडल और जल नहीं है। अगला प्रश्न है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर जो है कब कदम रखा? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने जो है चंद्रमा पर कब कदम रखा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 21 जुलाई 1969। और जिस यान पे गए थे उनका नाम है अपोलो 11। ये याद रखिएगा, अपोलो 11 इसी के थ्रू गए और ये उनका यान का नाम है। 21 जुलाई 1969 को जो है इन्होंने चांद पर पहला कदम रखा। चलिए देखते हैं अगला और आज का आखिरी प्रश्न। चंद्रमा के प्रदीप्त भाग की विभिन्न आकृतियों को क्या कहते हैं? जो चंद्रमा के जो है प्रदीप्त यानी कि चमकीला भाग की विभिन्न आकृतियों को क्या कहते हैं? चारों ऑप्शन आप जरूर देखिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रमा की कलाएं। क्या कहा जाता है उनको? प्रदीप्त भाग को चंद्रमा की कलाएं। तो साथियों, ये था आज का हमारा वीडियो। आज की वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। मिलते हैं इसी तरह और अगले वीडियो के साथ।